मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस होता है नॉन रेसिडेंट को भी। अनएग्जॉस्टेड लिमिट माइनस नहीं होता। चलो एवरीवन प्लीज लिसन, जो टेस्ट में क्वेश्चन था नॉन रेसिडेंट का, क्या किया आपने? अनएग्जॉस्टेड लिमिट माइनस नहीं होता है। अनएग्जॉस्टेड लिमिट बचा क्या कुछ? बचा ही नहीं ना यार, सेम ही आएगा आंसर। सैलरीज 14 लाख है ना क्वेश्चन में, कुछ बचा ही नहीं, आंसर विल रिमेन सेम। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इजी बना दिया, लास्ट टाइम थोड़ा अलग था क्वेश्चन, वो छोड़ो जाने दो। अभी बच्चों एक काम करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं, ठीक है? बताते हैं जो अभी तक क्या क्या पढ़ा है। अलाउंस पढ़ा है, बोलो अलाउंस का जो चार्ट है उसके कितने ब्रांचेस है? 3 ब्रांचेस। फर्स्ट इज fully taxable, second is partly taxable, last is fully exempt. As a general rule all the allowances are fully taxable, ठीक है? partly taxable allowances में first house rent allowance सीखा था। house rent allowance क्या करोगे? बगैर देख के बोलना है, बगैर देख के बोलना है, देखो ही मत नोट्स को, ट्राई करो बगैर देख के बोलने का। अगर याद नहीं आया तो इनवर्स केस देखो, ठीक है? हाउस रेंट अलाउंस पहले ऐड होता है, फिर एग्जाम्पशन लेस होता है 1013A में, 3 चीजों का लिस्ट। एचआरए रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑन सैलरी, 40% और 50% ऑन सैलरी। 50% इन 4 सिटीज, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है? सैलरी ईयर इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए कंडीशनल इफ फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन इफ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है? उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस का चार्ट हमने देखा था, 2 ब्रांचेस थे उसके। फर्स्ट इज एग्जाम्पशन मिलेगा एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, जितना खर्चा हो उतना माइनस करना है, ऐड करो खर्चा माइनस करो। 1014(1) रेड विथ रूल 2BB1, उसमें 6 अलाउंसेस आते हैं। कौन से 6? ट्रैवल या टूर या ट्रांसफर अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस। टोटल कितने हो गए? ये 6 अलाउंसेस अगर आते हैं तो ऐड करना है, खर्चा जितना भी किया उतना माइनस करना है। ओके, बहुत इजी है, कुछ लर्न ही नहीं करना है। सेकंड वाला ब्रांच, कुछ अलाउंसेस ऐसे जहां पे अमाउंट फिक्स कर दिया एग्जाम्पशन का, 1014(2) रेड विथ रूल 2BB2, ठीक है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है? चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया, fully taxable सिर्फ। और अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप या डम डेफ 3200 पर मंथ का एग्जाम्पशन, ठीक है? अलाउंस टू एम्प्लॉइज इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 70% ऑफ सच अलाउंस और मैक्सिमम अमाउंट इज 10,000 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम सीलिंग है उसका, ठीक है? एंड लास्ट ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपए पर मंथ, ठीक है? ओके, ये हो गए आपके अलाउंसेस जो स्पेशल अलाउंसेस के कैटेगरी में था, ठीक है? अलाउंस का चार्ट हो गया। फिर हमने पेंशन का चार्ट सीखा था। पेंशन इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। पेंशन अगर आप रिटायरमेंट के बाद में रुक रुक के उठाते हो हर महीने तो अनकम्यूटेड, फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल द एम्प्लॉइज। अगर पेंशन रिटायरमेंट के बाद में आपने पूरा एक साथ उठाया तो लमसम कम्यूशन, जो पेंशन होता है उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। इट इज फुल्ली एग्जाम टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉइज, ठीक है? अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं एग्जाम्पशन मिलता है, डिपेंड करता है ग्रेचुटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसके ऊपर। अगर ग्रेचुटी मिलता है तो 1/3 इंटू जो कम्यूटेड पेंशन है उसका फुल वैल्यू, ठीक है? और अगर नहीं मिलता है ग्रेचुटी तो 1/2 इंटू फुल वैल्यू लेना है कम्यूटेड पेंशन का। क्लियर? ठीक है, ओके बच्चों, इफ यू कैन आल्सो टेल मी द सेक्शन। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फुल एग्जाम 10A1, ठीक है? और नीचे के तो 10A1A, 10A2A, अच्छा 10A2A एंड 10A2B, ठीक है? पेंशन हो गया। नेक्स्ट ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या है? कंटिन्यूस सर्विस के लिए मिलता है,
कंटिन्यूस सर्विस के लिए मिलता है, ठीक है। तो ग्रेचुइटी कभी कभी एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस भी उठा सकता है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है। और अगर सपोज रिटायरमेंट के बाद में उसने पूरा अमाउंट एक साथ उठाया या फिर डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को मिल गया, तो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर है तो फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डिपेंड करता है कि वो ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं है। इफ इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 देन ग्रेचुइटी एग्जामिशन शैल बी लीस्ट ऑफ 3, ठीक है। दिस इज 10-10-2, 10-10-2 में है ना, और ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है तो 10-10-3, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 10-10-1, ओके। अच्छा, ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है तो लीस्ट ऑफ 3 कौन सा है? Gratuity received maximum ceiling of 20 lakh and 15 upon 26 into last on salary into number of completed years of service, ठीक है। लास्ट ऑन सैलरी में आएगा बेसिक प्लस डीए, डीए डायरेक्टली ऐड करना है, कंडीशनल नहीं है, ठीक है। और राउंडिंग ऑफ होता है नंबर ऑफ ईयर्स का, 6 मंथ से ज्यादा है तो उसको 1 ईयर आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और अगर ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो सब कुछ सेम है। लास्ट वाला जो है एग्जामिशन के लिए 1/2 इंटू एवरेज मंथली सैलरी टू नंबर ऑफ इयर्स, यहाँ फ्रैक्शन को इग्नोर करना है और यहाँ पे एवरेज सैलरी आपको रिटायरमेंट के मंथ के पहले के 10 मंथ्स लेना है एंड सैलरी ईयर इज सिमिलर टू एचआरए, परफेक्ट। चलो ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेचुइटी। फिर नेक्स्ट क्या सीखा था? लीव एनकैशमेंट। सो लीव एनकैशमेंट अगर आप ड्यूरिंग द सर्विस लेते हो तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल, और रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एग्जामिशन मिलेगा लीस्ट ऑफ 4, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 25 लाख, 10 मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी, लीव एट क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी। लीव एट क्रेडिट कैसे निकालोगे? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जितने साल उसने काम किया इनटू 30 डेज तक रेस्ट्रिक्ट करना है उसको, ठीक है। 30 डेज से ज्यादा नहीं मिल सकता है। माइनस करो लीव अवेल्ड, माइनस करो लीव ऑलरेडी एनकैश, जो भी बच गया वो लीव एट क्रेडिट डेज में आएगा, उसको डिवाइड करो 30 से तो मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। सैलरी ईयर इज सिमिलर टू एचआर, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स को राउंड ऑफ नहीं करते, फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, फ्रैक्शन टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या सीखा था? और प्रोविडेंट फंड का बता दो यार, इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करते हैं। प्रोविडेंट फंड के 3 बेसिक टाइप्स कौन से? 4 है वैसे तो, पीपीएफ हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, रिकॉग्नाइज्ड, स्टैट्यूटरी, अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। पहले 2 चीजें बताओ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन क्या करोगे और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इनकम है और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ फुल्ली एग्जाम बिकॉज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट इट 10-11 में, है ना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ exempt up to 12% of salary, salary is similar to HRA. Employers contribution to unrecognized provident fund exempt अभी विड्रॉल के टाइम पे पूरा टैक्सेबल, ठीक है, ओके परफेक्ट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, डिडक्शन मिलेगा एटीसी में। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एटीसी मिलेगा। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अब बोलो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, एसपीएफ इज एग्जाम, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 9.5% तक एग्जाम, उसके ऊपर टैक्सेबल, ठीक है। और अनरिकॉग्नाइज्ड एग्जाम नाउ, लेटर इट वुड बी टैक्स्ड विड्रॉल के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, अब एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है एसपीएफ का, उसमें एक अमेंडमेंट आया, 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, यू कैन टेक दी सीलिंग टू 5 लाख, ठीक है। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एम्प्लॉइज मिसयूज कर रहे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वॉलेंटरली ज्यादा कंट्रीब्यूट करके, इसलिए उन्होंने लिमिट दे दिया वहां पे। और आरपीएफ में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन सेम है, 9.5% तक एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल। और अनरिकॉग्नाइज्ड में अभी कुछ नहीं लगेगा, एंड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। बताओ विड्रॉल के टाइम पे अनरिकॉग्नाइज्ड का क्या करोगे? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट सैलरीज में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो इनकम नहीं है, वो वापस उसको मिल रहा है, बट उसके ऊपर का इंटरेस्ट इनकम है, आईओएस में टैक्सेबल होगा। और रिकॉग्नाइज में 5 साल तक अगर आपने उठाया नहीं तो एग्जम्प्ट होता है, अदरवाइज उसको पनिश करके गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ठीक है, क्लियर। चलो, ये हो गया आपका प्रोविडेंट फंड का हिसाब। पीपीएफ में अगर सपोज क्वेश्चन में लिखा है कि कंट्रीब्यूट किया है तो डायरेक्टली एटीसी में डिडक्शन दे दो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है पीपीएफ में, पीपीएफ में एम्प्लॉय खुद के पैसों से अलग से कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्वेश्चन में लिखा है तो एटीसी के लिए वो एलिजिबल होता है, दैट्स इट, ठीक है। चलो, इफ दिस इज डन,
अब क्या किया था? और परक्विजिट, बताओ बच्चों, परक्विजिट में हमने सबसे पहले वो घर का हमने परक्विजिट किया था क्या? परक्विजिट में आपको क्या करना है, सुनो, मेरे को है ना रेंट फ्री का वैल्यूएशन बताओ, हाउ विल यू वैल्यू अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब सिर्फ घर का बोलो। पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछो, एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो लाइसेंस फीस पेड इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट नहीं है तो एक और क्वेश्चन पूछो, एम्प्लॉयर ओन करता है या रेंट पे कर रहा है? अगर एम्प्लॉयर ओन करता है तो जगह का पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से 40 लाख से अगर ज्यादा है तो 10% सैलरी, 15 लाख से ज्यादा 40 लाख तक तो 7.5% सैलरी, और अगर उससे भी कम है तो 5% सैलरी। ठीक है, और अगर सपोज एम्प्लॉयर रेंट पे करता है तो लीज रेंट पेड और 10% सैलरी, विच एवर इज लेस। सैलरी हियर इज अ बिट डिफरेंट, है ना, सैलरी अलग है, बहुत यूनिक है। सैलरी में बेसिक आएगा, डियरनेस अलाउंस कंडीशनल आएगा, ठीक है, प्लस सारे टैक्सेबल कंपोनेंट्स, बोनस है, अलाउंसेस है, टैक्सेबल, सब ऐड करो। इसमें आपके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऐड नहीं करना है, ग्रेचुइटी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करोगे। परक्विजिट्स ऐड नहीं होता है बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग परक्विजिट इटसेल्फ। आपका अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी लेना नहीं, करंट ईयर का जो भी सैलरी मिला है करंट ईयर में वही लेना है। क्लियर हो गया ये? अब बोलो फर्नीचर भी कभी कभी मिलता है, अगर फर्नीचर मिला तो फर्नीचर का अलग वैल्यूएशन होता है। तो फर्नीचर के लिए आपको सिंपल क्वेश्चन पूछना है, एम्प्लॉयर ओन करता है या एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है? अगर एम्प्लॉयर ओन करता है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट इज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है तो रेंट जितना पे किया उतना एम्प्लॉय का परक्विजिट का वैल्यू हो जाएगा। ये सारे केसेस में अगर क्वेश्चन के एंड में लिखा है कि सम अमाउंट ऑफ रेंट इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो रेंट फ्री नहीं होगा, वो कंसेशनल हो जाएगा और उतना माइनस करना है। इजी है, हो गया ये भी खत्म। इसके बाद में हमने लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी। लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है? एम्प्लॉई अपने एग्जांपल में ट्रैवल कर रहा है मुंबई से गोवा, ट्रैवलिंग का जो भी उसका अमाउंट है वो उसको उसके बॉस से मिलता है, तो हम लोग जितना उसको मिला है वो ऐड करते हैं, और जितना रीजनेबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एयर ट्रैवल का, इकोनॉमिक क्लास का, और कौन सा था, ट्रेन का, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास एसी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं और माइनस करते हैं। ठीक है, बस का है तो बस का भी हम लोग अकॉर्डिंगली माइनस करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो भी खर्चा है ये आपको माइनस करने मिलेगा। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रैवल 10(5) में एग्जम्पशन मिलता है। ये एग्जम्पशन मिलता है फैमिली वालों को भी। फैमिली वाले में क्या क्या आता है, सेम जनरेशन की बता दो, असेसी खुद, उसका स्पाउस और ब्रदर सिस्टर ऑफ द असेसी, बच्चे आएंगे और पेरेंट्स आएंगे। बच्चों में 2 बच्चों तक ही बेनिफिट मिलता है। अगर पहले मल्टीपल बर्थ्स होते हैं तो नेक्स्ट बर्थ पे नहीं मिलेगा, और अगर एक बच्चे का बर्थ होने का फिर मल्टीपल बर्थ्स हो रहे हैं तो सबका मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो बेनिफिट मिल रहा है, दिस बेनिफिट इज अवेलेबल इन दी ब्लॉक ऑफ 4 years 2 times यू कैन अवेल द बेनिफिट। ब्लॉक्स कैसे चलते वो दिमाग में रखो, 18 से 21, 18 से 22 से 25, ठीक है, ऐसे ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो 4 साल के ब्लॉक्स में आप 2 बार ले सकते हो, और अगर कभी आपने बेनिफिट 4 साल के ब्लॉक का 2 बार यूज नहीं किया तो 1 साल का कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, ये हो गया आपका लीव ट्रैवल कंसेशन। और क्या सीखा था? वॉलेंटरी रिटायरमेंट, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोल दो क्या है, 4 चीजों का लिस्ट है, ऐड करो 4 चीजों का लिस्ट है, बताओ ना 4 चीजों का लिस्ट क्या है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट में जो अमाउंट मिला वो, इसमें सीलिंग लिमिट कितना है, 5 लाख का सीलिंग लिमिट है। और क्या लिखा है, 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड डेज ऑफ सर्विस, और कितने मंथ्स के सर्विस लेफ्ट है इंटू लास्ट रन सैलरी। सैलरी ईयर इज सिमिलर टू एचआरए। ठीक है, अच्छा, सेक्शन क्या था इसका, 10 सीसी था क्या, 10 सी, ओके। अच्छा, और बताओ क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई के भी पहले और कुछ किया था क्या, बस उतना ही क्या था, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, ओके। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, बच्चों सुनो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो होते हैं ना, 3 उनके क्राइटेरिया है, ओके। 3 तरीकों से स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन सकते हैं। डायरेक्टर एम्प्लॉय, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, 20% से ज्यादा वोटिंग पावर या प्रेफरेंस कैपिटल ओन करते हैं, बहुत ही बड़े एम्प्लॉयज है, मतलब ये दोनों भी केसेस में। एंड लास्ट में प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर अगर आपका सैलरी है, यू बिकम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। डोंट वरी अबाउट दिस, यू विल बी प्रोवाइडेड दिस इन द क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन में वो देगा डायरेक्टर एम्प्लॉय है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो वो बहुत बड़ा क्लू है आपके लिए, है ना। प्रिस्क्राइब लिमिट कितना है वी डोंट नो, यू विल बी प्रोवाइडेड दिस इन द क्वेश्चन आइदर, और आपको वहां पे लिखेगा डायरेक्टर एम्प्लॉय, तो वो बहुत बड़ा आपको खुद से समझना है कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया।
नाउ इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय 5 perquisites आर एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल। 5 में से एक ही पढ़ा हमने, डोमेस्टिक सर्वेंट वाला। अब डोमेस्टिक सर्वेंट जो है, अगर वो ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय का, तो एनी विच में हर एम्प्लॉय को हम लोग ऑब्लिगेशन टैक्सेबल करते ही है, स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड। बट अगर ऑब्लिगेशन नहीं भी है तो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को कंपल्सरी टैक्स होता है, बिकॉज ये एक्सक्लूसिवली उनके लिए लिखा है। ठीक है, सारे ऑब्लिगेशंस जो एम्प्लॉय के होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं एज परक्विजिट। कोई भी एम्प्लॉयर हो, ऑब्लिगेशन है तो टैक्सेबल होगा ही। ऑब्लिगेशन है कैसे समझेगा? नौकर लोगों को उसने अगर जॉब पे रखा है तो ऑब्लिगेशन है, उनको पे करना उनकी उसकी जिम्मेदारी है एम्प्लॉय की, क्योंकि उसने उनको जॉब पे रखा है। सही है क्या? ओके। अच्छा, अब बताओ और क्या क्या था। मेडिकल फैसिलिटी का क्या था? एक काम करो, सामने चार्ट रखो, क्योंकि एक ही बार पड़ा है, उसको निकालो जल्दी से। मेडिकल फैसिलिटी का जो चार्ट है कौन से पेज पे? हाँ, 88। सभी लोग आ जाओ 88 पे। मेडिकल फैसिलिटी के चार्ट के दो ब्रांचेस है। पहले मेडिकल अलाउंस का क्लैरिफिकेशन लिखा है वहां पे। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। अलाउंस है वो, अलाउंस तो टैक्सेबल होता ही है, ठीक है। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अलाउंस। अलाउंस तो हमने पढ़ लिया है। हम लोग इंटरेस्टेड है मेडिकल फैसिलिटी में। मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। अगर मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में है बच्चों, तो 4 कीवर्ड्स बताया मैंने: अप्रूव्ड, रिकमेंडेड, गवर्नमेंट, प्रीमियम, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये 4 वर्ड्स अगर आते हैं तो वहां एग्जाम्पशन दे दो, ठीक है। अगर 4 के अलावा कुछ और है तो आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। ओके, अच्छा। और बच्चों, ये बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय को भी मिलता है और एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को भी पास ऑन हो रहा है। फैमिली मेंबर्स यहाँ पे सेम डेफिनेशन है क्या? सेम है, सेम है, अलग नहीं है, सेम एग्जैक्ट वही लिखा है। स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। हाँ, वो खुद सेल्फ से स्टार्ट किया, सेल्फ एंड स्पाउस वहां से स्टार्ट किया, सेम जनरेशन में फिर बच्चे भी आते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, यहाँ पे वहां पे डिपेंडेंट कहीं लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर लिखा है क्या? बी केयरफुल, अगर सपोज क्वेश्चन में डिपेंडेंट लिखा है तो ही वहां पे एग्जाम्शन देना है। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो एग्जाम्शन नहीं मिलता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब पैसों के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन हिम। एम्प्लॉई पैसे कमा रहे हैं, फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट है। ओके, उसका मीनिंग वैसा होता है। अगर कहीं पे लिखा है इंडिपेंडेंट, यू मस्ट नॉट प्रोवाइड एग्जाम्शन, वहां लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट करके लिखो वहां पे। अदरवाइज आप इग्नोर कर दोगे। मैं क्यों बोल रहा हूं बताए? लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कौन सा कहता है? इलिस्ट्रेशन 13, एक बार आओ। वहां क्या लिखा है? रुको ना एक सेकंड। सारे डिपेंडेंट है तो ही मिलेगा। हाँ, पेरेंट्स के लिए भी है। अरे सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। इंडिविजुअल स्पाउस, चिल्ड्रन, ये इनको तो एनी विच में मिलेगा, ठीक है। बट अगर ब्रदर या सिस्टर या पेरेंट्स है, दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन हिम। ऐसा क्यों? यहां डिपेंडेंट क्यों नहीं लिखा है? अरे भाई, इंडिविजुअल और स्पाउस और चिल्ड्रन, बच्चों, ये हम लोग जनरली इनको कोर फैमिली में लेते हैं, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और बच्चे डिपेंडेंट होते ही फाइनेंशियली, है ना, इसलिए यहाँ पे इतना इसका कुछ स्ट्रेस नहीं है। बट ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स जो है ना, क्योंकि ये इससे बड़े हो सकते हैं एज में ऑब्वियसली, इसलिए इनको क्लैरिफाई किया कि भाई अगर डिपेंडेंट है तो ही लेना है। समझा क्या? ठीक है, डिपेंडेंट को इंपॉर्टेंट मार्क करो। डिपेंडेंट ब्रदर की स्पाउस, यहां लिखा है कि ब्रदर का स्पाउस नहीं, तो फैमिली में नहीं आता। ठीक है, समझ में आया क्या बताया? चलो बच्चों, स्पाउस सिर्फ इंडिविजुअल असेसी जो है एम्प्लॉय, उसका ही स्पाउस यहां पे कंसिडर हो रहा है, किसी और का स्पाउस नहीं हो रहा है यहां पे। समझ में आया? ओके, ऑलराइट बच्चों, ये अगर आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया है, एवरीवन प्लीज लिसन। अच्छा, ये मैंने आपको आउटसाइड इंडिया का बताया नहीं ना, इंडिया के बाहर का कहां बताया? इंडिया के बाहर का अगर मेडिकल फैसिलिटी है तो उसमें 3 चीजें, रिवीजन कहां हुआ, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। 3 चीजें हो सकते हैं, या तो ट्रैवल का, या तो मेडिकल का कोर खर्चा, ट्रैवल का खर्चा और स्टे का खर्चा, ठीक है। इसमें से बच्चों मेडिकल का खर्चा और स्टे का जो खर्चा है ये थोड़ा सा हैवी हो सकता है। क्यों? आपको ना लॉजिक बता रहा हूं, एवरीवन प्लीज लिसन। देख लो, ये चार्ट में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और आपको चाहिए तो आप यहाँ लॉजिक लिख सकते हो। यहाँ पे ये दोनों को एक कैटेगरी में पुट किया और इसको अलग कैटेगरी में पुट किया। इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे आरबीआई का कुछ पॉइंट नहीं लिखा है इन्होंने। आरबीआई के पॉइंट का लिमिट का बस ये 2 जगह लिखा है। वाई?
हाँ, दीज अमाउंट्स आर अनसर्टन। यहाँ पे कुछ भी मतलब टू एनी एक्सटेंट दिस अमाउंट कैन गो स्टे। हो सकता है 3 4 महीने 6 महीने कितना भी उसको रुकना पड़ रहा है, बिकॉज उसका इलाज चल रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो देख लो, ये खर्चा बहुत ज्यादा हाई हो सकता है यार। एंड इवन दिस मेडिकल ट्रीटमेंट, वो डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में जाके कैसा आपका इलाज है, कौन सी बीमारी है, तो अमाउंट बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं। इसलिए आरबीआई यहाँ पे आएगी। एंड ये देख लो, यहाँ पे ट्रैवल का खर्चा यार आप कितना भी करो, वो कहीं ना कहीं एक उसका एक लिमिट आ जाता है ना। तो ट्रैवल जब आप करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ आप उसमें मतलब अनरीजनेबल ले नहीं सकते। यहाँ पे अनरीजन जा सकता है, इसलिए आरबीआई आके इसको कंट्रोल कर रही है। तो ये दो अमाउंट्स आरबीआई जितना अलाउ कर रही है, टू दैट एक्सटेंड इट इज अलाउड। एंड हियर द अमाउंट इज अलाउड प्लस वन अटेंडेंट, है ना, ट्रैवल के लिए, अगर उसका जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये वो वाले अमाउंट के पहले 2 लाख तक है तो। समझा? अदरवाइज टैक्सेबल करोगे इसको। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया गया, राइट बच्चों। अब मेडिकल फैसिलिटी का आपने जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आपने आंसर लिखा है, कितना है आपका आंसर? 39,000। एक काम करो, वहां पे नीचे लिखो नोट्स, एमयू नोट्स। एमयू नोट्स में लिखना, फॉर मेडिकल फैसिलिटीज for medical facilities, comma, the benefit the benefit of exemption, the benefit of exemption can be extended to the benefit of exemption can be extended to the family members can be extended to the family members which include which include brother, sister and parents, which include brother, sister and parents. However, however, they should be dependent. They should be dependent. ठीक है, लिखा सबने? ऑलराइट। अच्छा बच्चों, मेडिकल फैसिलिटीज का जो पॉइंट है ना, उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे नीचे एक नोट लिखा है, वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, कोविड के टाइम पे एक अमेंडमेंट आया था, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, एक बार पढ़ लेते, नॉट वेरी रेलिवेंट नाउ, बट एक बार पढ़ के इसको देख लेते क्या बोल रहे हैं। ओके, एग्जम्पशन shall also be available in respect of any illness relating to COVID-19 subject to the conditions notified by central government। COVID-19 से बीमार अगर कोई है तो उससे रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पशन लिखा है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया 2022 में, और उसमें क्लियरली बोला, स्पेसिफाइड दैट फॉर क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ सच एग्जाम्पशन एम्प्लॉई हैज टू सबमिट दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू दी एम्प्लॉयर। कोविड से रिलेटेड अगर कुछ बीमारी हो रही है और एम्प्लॉयर ने उसका कुछ खर्चा किया है तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बट अगेन यहाँ पे ये कुछ कंडीशंस मीट करो बोल रहे हैं। ठीक है, पढ़ के देखते हैं कंडीशन। द कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर और मेडिकल रिपोर्ट इफ क्लिनिकली डिटरमाइंड टू बी कोविड-19 पॉजिटिव थ्रू इन्वेस्टिगेशंस इन अ हॉस्पिटल और इन इन पेशेंट फैसिलिटी बाय ट्रीटिंग फिजिशियन और ऑफ अ पर्सन सो एडमिटेड। मतलब एविडेंस होना चाहिए कि वो पर्सन को, एम्प्लॉय को या उसके फैमिली वालों को कोविड हुआ है या फिर वो एडमिट है ना, इसका एविडेंस चाहिए। ओके, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर और इलनेस रिलेटेड टू COVID-19 suffered within 6 months from the date of being determined as COVID-19 positive। सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो कोविड उसको हुआ है वहां से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको सबमिट करना है। एंड और क्या लिखा है, अ सर्टिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो भी खर्चा किया आपने कोविड-19 से रिलेटेड, जो बीमारी का खर्चा हुआ है एम्प्लॉय का, उसके फैमिली मेंबर का, सब आपको सबमिट करना है। बेसिकली अगर आप एक एविडेंस प्रोड्यूस करोगे कि उसको, एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर्स को कोविड हुआ है ना,
तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या बताया मैंने? एकदम सिंपल रखते हैं इसको। कोविड 19 से रिलेटेड अगर कुछ एम्प्लॉई या उसकी फैमिली वाले बीमार होता है और उससे रिलेटेड वो खर्चा या सर्टिफिकेशन सब हिसाब देता है बराबर से, तो एम्प्लॉयर जो भी उसको पर विजिट के फॉर्म में वो बेनिफिट दे रहा है वो एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर कहीं आ गया नोट तो आपको पता रहना चाहिए। ओके, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। ये अमेंड हुआ है ना, इसलिए हो सकता है एग्जाम में आ जाए। राइट बच्चों, ये सब हो गया। आप लोग सीधा आओ, एक गिफ्ट का एक चार्ट आपके कलर नोट में मिलेगा आपको, ये वाला, और ये हेडिंग लिखो नोटबुक में, वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर और टोकन इन ल्यू ऑफ सच गिफ्ट। बच्चों लिखा आपने हेडिंग? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सुनो अच्छे से क्या बता रहा हूं। सिंपल सा चार्ट है, एकदम इजी, और इसमें ना दो व्यूज है, दो व्यू पॉइंट है, और दो अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट हम लोग वो मेथड यूज करेंगे जहां पे क्लाइंट का ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, मॉडल में लिखा है दो मेथड्स। बहुत जगह आपके आंसर्स मॉडल के आंसर से मैच नहीं होंगे, बिकॉज मॉडल में नीचे एक नोट लिख दिया है, एक अलग तरीके से भी कर सकता है। मैं बता देता हूं आपको क्या है, आ जाओ। बच्चों कभी कभी क्या हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, ये देख लो, एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने मान लो एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इसका? एग्जिम्ट छोड़ दो सर। एग्जिम्ट ऐसा है तो फिर मैं बोलूंगा मेरे बॉस को कि सर आप मेरे को सैलरी दो मत, गिफ्ट दे दो। एग्जिम्ट, सैलरी जीरो, एवरीथिंग गिफ्ट। वाह, देखो इसमें कितना मिसयूज हो सकता है। वो सैलरी कम करके गिफ्ट ले सकता है और बोलेगा मेरे को एग्जामेशन दे दो। अब इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो गिफ्ट अगर सपोज जेन्यून है तो 5,000 रुपीज तक के हम लोग अलाउ करेंगे। 5,000 रुपीज तक का ही हम लोग गिफ्ट एग्जामेशन बोल के अलाउ करेंगे। बट अगर पर मंथ नहीं है, पूरे साल का है, आ जाओ यहां आ जाओ, क्या लिखा है, मिस्टर ए, सपोज ये अपना एम्प्लॉय है, रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयर से कुछ भी आपको गिफ्ट या कोई भी पैसा मिलता है तो हम लोग कौन से हेड में इसको टैक्सेबल करेंगे? सैलरीज। ठीक है, यहां देख लो, यहां लिखा है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट किया। अब इसमें दो चीजें बच्चों, दो चीजें क्या है, कैश एंड काइंड। कैश तो 100% टैक्सेबल बोल रहा है, क्यों? कैश में तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है। कैश दे दिया, सैलरी कम कर दिया, इसमें गवर्नमेंट का क्लियर क्लियर व्यू पॉइंट है कि भाई आप अगर कैश दे रहे हो तो हम मानेंगे नहीं ये गिफ्ट है, हम तो बोलेंगे सैलरी है, और वो आप उसको अलग नाम दे रहे हो गिफ्ट का। ठीक है, सो ये 100% टैक्सेबल होगा कैश दिया तो। अगर काइंड में कुछ दिया, काइंड में कुछ दिया मतलब जैसे कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फोन गिफ्ट कर दिया, फर्नीचर गिफ्ट कर दिया, कार गिफ्ट कर दिया, इट कुड बी एनीथिंग यार, है ना? तो इन दैट केस यहाँ क्या बोल रहा है, इफ द अमाउंट इज इक्वल टू और बिलो 5,000, 5,000 रुपए तक का अगर कुछ दिया है तो एग्जिम्ट है। बट अगर उसके ऊपर कुछ दिया तो टैक्सेबल होगा। बच्चों आपको याद है एसएम में हमने एक केस देखा था जहां पे एक एम्प्लॉयर जो है वो बहुत ज्यादा सूरत बेस्ड एम्प्लॉयर है ना, तो उसने बहुत ज्यादा गिफ्ट दिया था, राइट?
अगर आप गिफ्ट देते हो एम्प्लॉय को बोनस बोल के दिवाली के टाइम पे, है ना, इट इज टैक्सेबल। वाई? इट इज एक्सीडिंग 5,000। कार दे दिए गिफ्ट, कार की वैल्यू 10 लाख है ना। तो बच्चों अगर 5,000 के ऊपर जा रहा है तो टैक्सेबल हो गया वो। अब है ना, यहां पे देख लो, नोट बोल के एक लिखा है, अमाउंट ऑफ एग्जामिशन इज फिक्स टू 5,000, देयरफॉर अमाउंट अबाउ 5,000 शैल बी टैक्स्ड। 5,000 का एग्जामिशन आप एंजॉय अभी भी कर सकते हो। सपोज फोन दिया 25,000 रुपीज का, क्या करोगे? 5,000 माइनस कर दो, अबाउ दैट अमाउंट 20,000 इज टैक्सेबल। अब यहाँ पे दो व्यू पॉइंट है, वही बता रहा हूं। मॉडल में लिखा है, मॉडल में एक व्यू पॉइंट ऐसा बोलता है कि अगर 25,000 वर्थ का फोन है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ गिफ्ट इज एक्सीडिंग 5,000, एंटायर 25,000 इज टैक्सेबल। ये एक व्यू पॉइंट है, ठीक है। ग्रे एरिया है, लिखा नहीं कैसे इंटरप्रेट करना है, तो अपने अपने हिसाब से लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब अगर सपोज उसमें ये इंटरप्रेशन लिए कि 5,000 तक का हम लोग एग्जामिशन लेके उसके ऊपर का टैक्सेबल करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं और आप लोग बातें कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं ये एकदम अलग यूनिक पॉइंट है और आपका डिस्कशन अलग चल रहा है यार, क्या है ये। 5,000 तक का एग्जामिशन मिलेगा, उसके ऊपर का टैक्सेबल करो, ज्यादा बेटर। असेसी के लिए कौन सा है? एग्जामिशन उठा लो, हर केस में 5,000 तक का एग्जामिशन आपको मिलता है, यू कैन डिडक्ट 5,000 एंड देन ओवर एंड अबाउट दैट 5,000 अमाउंट द रिमेनिंग अमाउंट वुड बी टैक्स्ड। ऐसा क्यों किया उन्होंने? 5,000 तक एग्जामिशन दे दिया। अब देख लो, यहां पे गवर्नमेंट का सोचना ऐसा है कि देखो, अगर सपोज कोई ओकेजन है, से एम्प्लॉय के घर का कुछ से वास्तु शांति है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को बुला लिया और एम्प्लॉयर ने कुछ गिफ्ट दे दिया छोटा मोटा 2-3 हजार का, तो यहाँ पे टैक्स क्यों लगा रहे हो? जेन्युइन गिफ्ट है वो, यहाँ पे कुछ टैक्स की चोरी करने का इंटेंशन नहीं है। बट अगर आप इसको बहुत सही तरीके से प्लान करके बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हो, तो हम लोग थोड़ा ना तो छोड़ने वाले तुम लोगों को। इन दैट केस वी वुड बी टैक्सिंग द अमाउंट अबव 5,000। ओके, मॉडल में दो तरीके से सोल्व किया। मॉडल में मैक्सिमम आंसर आपको कैसे दिखेंगे पता है? 25,000 का फोन दिया, पूरा टैक्सेबल किया उन्होंने, और नीचे एक नोट लिख दिया कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5,000 के ऊपर का टैक्सेबल। ऑब्वियसली हम लोग वो वाला मेथड ज्यादा यूज करेंगे, क्यों? बिकॉज दैट इज मोर बेनिफिशियल टू दी एसएससी। टैक्स बचाना है, हमें फीस वही देता है। ओके, चलो। अब बच्चों बाजू में एक और ब्रांच लिखा है, प्लीज लुक एट दिस। क्या बोल रहे हैं? अगर एम्प्लॉय को उसके फ्रेंड से गिफ्ट मिला, हेड ही चेंज हो जाएगा। वो 50,000 वाला लॉजिक आएगा, राइट। एम्प्लॉय को अगर उसके फ्रेंड से गिफ्ट मिलता है तो क्या लिखा है यहाँ पे? दिस वुड बी टैक्स अंडर अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अदर सोर्सेज में हम लोग पढ़ने वाले ऑलरेडी, इसका हिसाब पूरा कैसे होगा, बट ऑलरेडी मैंने आपको इसका एक क्लू दिया है। 50,000 का सीलिंग होता है यहाँ पे। कितना होता है? 50,000 का, ठीक है। चलो बच्चों, ये भी तो बहस की जा सकती है, सर एम्प्लॉयर दोस्त है एम्प्लॉय का, ऐसा नहीं होता है। अगर वो सच में एम्प्लॉयर है तो उसको एम्प्लॉयर बोल के वो कैटेगरी सैलरीज वाला ही आएगा, भले वो बोल रहे हैं मैं उसका दोस्त हूं, अदर सोर्सेस में आएगा, नहीं होता ऐसा। कंपनीज के केस में इट कुड हैपन कि कंपनी अलग एंटिटी है और कंपनी में जो उसका डायरेक्टर है जिसके अंडर वो रिपोर्टिंग कर रहा है वो एम्प्लॉय, वो फिर अदर हेड में आ जाएगा, क्योंकि कंपनी से डायरेक्टली नहीं मिला है। एम्प्लॉयर कंपनी है। सपोज मैं टीसीएस में जॉब कर रहा हूं, तो मेरा एम्प्लॉयर कौन है? टीसीएस है ना, मैं उनके अंडर एम्प्लॉयड हूं। अब टीसीएस में मैं एक्चुअली जिसको रिपोर्टिंग करता हूं, जो मेरा बॉस है ना, वो एम्प्लॉयर नहीं होगा, वो अदर पर्सन में आएगा। यस, बिकॉज मेरा एम्प्लॉयर टीसीएस है। समझ में आया क्या? हो सकता है ना कंपनी में अलग अलग डेजिग्नेशंस है, और कंपनी में जो मेन मेरा जो हेड है, मैनेजर, उसके अंडर जो मैं काम कर रहा हूं, मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूं, बट दैट मैनेजर इज ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मैं उसके अंडर जॉब कर रहा हूं, मैं उसको रिपोर्टिंग करता हूं, वो मैनेजर आ गया और मेरे को गिफ्ट दे रहा है सपोज, तो अदर सोर्सेस में आएगा। समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूं? बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द गिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। मैं किसके अंडर काम कर रहा हूं? कंपनी का एम्प्लॉय, मैं टीसीएस का। तो टीसीएस ने अगर मेरे को डायरेक्टली कुछ गिफ्ट दिया तो वो ये वाले केस में आएगा। इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता है। आपको हर क्वेश्चन में बहुत क्लियर साफ साफ वो दिखेगा कि कौन से हेड में करना है आपको, राइट। इज इट क्लियर? कैश दिया तो पूरा ही टैक्सेबल है, वहां पे 5,000 का कुछ नहीं होता है। कैश इज ऑलवेज टैक्सेबल, इन काइंड इज एग्जाम्ड अप टू 5,000। ओके, चलो, ये अगर समझ में आ सबको तो आप लोग एक नहीं यार, एक और मैं आपको एडजस्टमेंट बताया तो फिर ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एवरीवन कम टू मूवेबल एसेट का एक चार्ट आपको दिखेगा, चलो आओ। ये हेडिंग लिखो प्लीज, परक्विजिट इन केस ऑफ मूवेबल एसेट्स।
गिफ्ट का हेडिंग लिखा ना अभी आपने? लिखा क्या सबने? परक्विजिट इन केस ऑफ मूवेबल एसेट। रेफरेंस दिया। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये वाला परक्विजिट और घर वाला तो बहुत बार फ्रीक्वेंटली आते एग्जाम में। ठीक है, बोलो। ध्यान दो सभी लोग, देख लो बच्चों। मूवेबल एसेट्स में दो तरीके से फायदा हो सकता है। या तो मूवेबल एसेट यूज करने के लिए दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, या तो मूवेबल एसेट सीधा बेच दिया। देख लो, वापस बता रहा हूं। सी, क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयर का कोई एसेट है, एम्प्लॉयर ने वो एसेट एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया है, फायदा है ना? इमेजिन योर सेल्फ एज एम्प्लॉय एंड आई एम द एम्प्लॉयर। मैंने ऐसा कोई एसेट दिया आपको जो आपके काम में आ रहा है, और वो एसेट आप ओन भी नहीं करते हो, तो आपका वो फायदा हो गया, बिकॉज यू आर नॉट ओनिंग द एसेट बट यू आर गेटिंग टू यूज दैट एसेट। ठीक है, अच्छा, ये एक फायदा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर के पास जो एसेट था, मूवेबल एसेट, वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेचा है सस्ते में, सस्ते में सेल कर दिया। ठीक है, ये दोनों में से अगर कोई भी केस होता है तो उसमें परक्विजिट किस तरीके से निकालना है वो डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, बिकॉज यहां पे अगर थोड़ा अच्छे से समझ लोगे तो ज्यादा लर्न करने का पार्ट आपका एंड हो जाएगा यहीं पे क्लास में, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा बेसिकली। ये वाला चार्ट देखो कितना इजी है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अब बच्चों, यूज ऑफ मूवेबल एसेट के दो ब्रांचेस हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करने के लिए दे रहा है, एग्जाम बोला है, क्यों? Is it very normal that employer is giving laptop or computer to employee for using? है ना? बच्चों, मैंने आज तक ऐसा कभी सुना नहीं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लैपटॉप या कंप्यूटर दिया और बोला ऐश कर। क्यों दे रहा है लैपटॉप या कंप्यूटर? ऐश कर नहीं बोलेगा, काम कर बोलेगा। लैपटॉप या कंप्यूटर दे दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज गिविंग लैपटॉप और कंप्यूटर फॉर ऑफिस वर्क, ऑफिस के काम के लिए दिए। ठीक है, अब बच्चों यहां पे मेरा क्वेश्चन सुनना और अच्छे से आंसर करना। अगर ऑफिस के काम के लिए दिया है तो इसको एग्जाम करना चाहिए क्या? क्यों? उसी का काम कर रहा है तो एग्जाम क्यों कर रहे हैं? एम्प्लॉय को बेनिफिट ही नहीं मिला ना। परक्विजिट में टैक्सेबिलिटी कब होता है? जब एम्प्लॉयर की वजह से कुछ फायदा हुआ एम्प्लॉय का। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस के काम के सिलसिले में उसको अगर लैपटॉप या कंप्यूटर मिलता है तो एम्प्लॉय का पर्सनल फायदा कुछ हो ही नहीं यार। नहीं नहीं सर, अगर सर सपोज उसने ना सुबह सुबह काम कर लिया ऑफिस का, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और बाद में शाम में नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा है सेम लैपटॉप पे, बताओ क्या होगा? ये तो पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा है। देखो, पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा है, हम लोग इसमें बिल्कुल बहस कर सकते हैं कि यहाँ पे फायदा हो रहा है, बट हाउ डू यू कैलकुलेट, हाउ डू यू बाइफरकेट दिस? इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या ही समझेगा? और उसको निकालना कितना मुश्किल है यार, कि कितने घंटे उसने ऑफिस के काम के लिए यूज किया और कितने घंटे वो पर्सनल वर्क के लिए कर रहा है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए इसको क्या किया, इसको सिंपल रखा है। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर दिया है, डू नॉट आस्क कौन से पर्पस के लिए यूज हो रहा है, इट इज क्लियरली एग्जाम्ड। इंटेंशन होगा उसका, अगेन, ऑफिस के काम का और पर्सनल काम का मिक्स, बट पूरा एग्जाम कर दिया। समझा? बिकॉज पॉसिबल नहीं कैलकुलेट करना, है ना? ओके, अच्छा। एंड बच्चों, मूवेबल एसेट में लैपटॉप या कंप्यूटर के अलावा दूसरे कोई एसेट अगर दिया है, ठीक है, तो यहां पे अगेन आप इसका पूरा चार्ट एक बार चेक करो, आपको कोई पॉइंट याद आ रहेगा? बताओ। ये तो फर्नीचर का ही है, और फर्नीचर में भी फर्नीचर यूज ही करने के लिए दे रहा है, फर्नीचर इज ऑल्सो मूवेबल एसेट। तो वहां लिख सकते हो कैलकुलेशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फर्नीचर। और लैपटॉप या कंप्यूटर में रीजनिंग लिखो क्यों एग्जाम किया।
हो गया? क्या बोल रहे हो? परमानेंटली दे दिया तो सेल का केस होगा, यूज का केस कैसे होगा? फ्री में दे दिया मतलब उसको विदाउट कंसिडरेशन, ऐसा हो गया वो। अगर लैपटॉप उसको दे ही दिया है तो वो बेसिकली वो ओनर बन गया, ऐसा हो जाएगा एज गुड एज। ठीक है, तो सेल में आएगा वो, यूज में नहीं आएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज जॉब इफ इज यूजिंग द मूवेबल एसेट, इन दैट केस वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये वाला पार्ट सबको समझा क्या? कोई भी मूवेबल एसेट यूज करने के लिए अगर दे रहा है तो उसका हिसाब सेम होगा जैसे फर्नीचर का होता है। अगर वो एसेट को एम्प्लॉयर खुद ओन करता है तो 10% ऑफ दी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू होगा पर विजिट का। और अगर एम्प्लॉयर ने वो रेंट पे लिया है और रेंट पे लेके वो एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रहा है, तो जितना रेंट भर रहा है एम्प्लॉयर उतना फायदा हो गया एम्प्लॉय का। इज इट क्लियर? ओके चलो, तो ये हो गया यूज वाला। अब सेल वाला बच्चों, दिस इज अ बिट इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं, ये देख लो। जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी एसेट बेच रहा है, ठीक है, एक सिंपल मैं आपको बेसिक चीज पहले ऐसे एक्सप्लेन कर, सुनो अच्छे से। सपोज एक एम्प्लॉयर है, उसने क्या किया, उसने एम्प्लॉय को एक टीवी सेल किया। सपोज एम्प्लॉयर ने टीवी खरीदा, टीवी इसने परचेस किया, ठीक है, से इसने टीवी परचेस किया था 1 लाख रुपीज में, और एम्प्लॉयर ने इसको 2 इयर्स यूज किया खुद। 2 साल यूज करने के बाद अब ये इसको टीवी को सेल कर रहा है से फॉर रुपीज 20,000। ओके, अब बोलो फायदा कितने का हो गया एम्प्लॉय का? टीवी परचेस किया था, टीवी परचेस करने का 2 साल एम्प्लॉयर ने यूज किया। किसने यूज किया? ये 2 साल एम्प्लॉयर ने यूज किया। आफ्टर 2 इयर्स ही सोल्ड दिस टीवी टू एम्प्लॉय फॉर रुपीज 20,000। अभी यहां पे बच्चों एक चीज तो आपको सही समझ रही है कि टीवी का जो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है ना, 2 साल में टीवी का डेप्रिसिएशन हो रहेगा। ओके, अच्छा, तो अगर सपोज से अभी एग्जाम्पल को सिंपल रख रहा हूं मैं, ओके, से इसका 2 साल में डेप्रिसिएशन होके वैल्यू होता है से 60,000। कितना हो गया? 60,000। ठीक है, सपोज ये हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वेरिएंटर जो भी है, और ये 60,000 रुपए आ गया। 60,000 रुपए वर्थ की टीवी को उसने कितने में बेचा? 20,000 में। सो टेल मी व्हाट वुड बी दी वैल्यू ऑफ परक्विजिट? 40,000। कैसे निकल रहा है? जो भी एसेट का वेरिएंटर माइनस करने का जो भी वैल्यू बच गया, उसकी उस कीमत को अगर उससे कम कीमत में वो सेल कर रहा है, मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज द बेनिफिट एम्प्लॉइज डिराइविंग फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन। इसलिए वो डिफरेंस हम लोग टैक्सेबल करेंगे। ये दिमाग में बैठ रहा है कि आपको क्या बता रहा हूं? फिर से रिपीट करो। ओरिजिनल कॉस्ट जो प्राइस में परचेस किया था, उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था, जितने साल उसने यूज किया एम्प्लॉयर ने, उतने साल का वेरिएंटर माइनस करो, फिर जो वैल्यू आता है रिटर्न ऑन वैल्यू जो आएगा उसको कंपेयर करो कितने में बेचा। अगर 60,000 रुपीज का रिटर्न ऑन वैल्यू है, मतलब 60,000 रुपए उसकी कीमत है वो टीवी की, अभी उसको 20,000 में बेच दिया, ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है दैट वुड बी टैक्स्ड एज पर रिक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। इज इट क्लियर? बहुत इजी है सब, है ना? अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट सुनो। अब ये जो भी एसेट है इसमें जो हम लोग डेप्रिसिएशन जो माइनस कर रहे हैं, वो डेप्रिसिएशन को इन्होंने एक वर्ड यूज किया वेरिएंटर, सेम ही है। डेप्रिसिएशन बोलो या वेरिएंटर बोलो, इट इज वन एंड द सेम। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने कितना इसको कॉम्प्लिकेट दिया देखो। अब ये वेरिएंटर कितना माइनस करना है, क्या परसेंटेज होगा और कौन सा मेथड होगा, सब अलग है। कुछ एसेट्स के लिए एसएलएम मेथड है, कुछ एसेट्स के लिए डब्ल्यूडी मेथड है, और परसेंटेज भी अलग है, परसेंटेज भी अलग है। देख लो यहां आ जाओ, सेल ऑफ मूवेबल एसेट लिखा। अब मूवेबल एसेट में क्या क्या आ सकता है? कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ सकता है, कार आ सकती है, या कोई भी दूसरा एसेट जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बेच सकता है, फर्नीचर हो गया, कुछ भी बेच सकता है। ठीक है, देख लो फॉर्मेट चेक कर लो। जो एक्चुअल कॉस्ट था, अपने एग्जांपल में एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 1 लाख टीवी का एम्प्लॉयर को। लेस करो नॉर्मल वेरिएंटर, वेरिएंटर ओनली इफ एसेट वाज प्रीवियसली यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर। 2 साल के लिए एम्प्लॉयर ने बिजनेस के लिए यूज किया, तो उसका 2 साल का मैंने वैल्यू कम कर दिया, तो जो भी अमाउंट आया कितना आया था? 60,000 आया था। अब तो 60,000 की चीज को उसने कितने में बेचा? 20,000 में, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 40,000। इज इट क्लियर? फॉर्मेट सबको दिमाग में बैठा क्या? नाउ यहाँ पे ये वेरिएंटर कैसे निकालते हैं इस पे स्टार किया, देख लो। ठीक है, तो देख लो बच्चों, ये यहाँ पे वेरिएंटर को कैसे निकालना है यहाँ पे बोला है, देख लो। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो यू आर गोइंग टू यूज रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड? मतलब डब्ल्यूडीबी।
और उस पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 50%। क्या लॉजिक है? 50% ज्यादा है कम है? कार का देखो 20% ही बोल रहा है रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, और कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में 50%। क्या क्या आएगा इसमें बताओ? कंप्यूटर ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल आएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे एक्सेसरीज आएंगे, प्रिंटर आएगा, उसमें कीबोर्ड आएगा, जो भी अलग अलग कुछ दिया है तो क्वेश्चन में सब आपको उसको वो कैटेगरी में लाना है। ठीक है, अच्छा वाई इज इट गिवन 50%? देखो कंप्यूटर या लैपटॉप ऐसी जो चीजें होती है, इसका जो लाइफ होता है बहुत कम होता है, इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी अपडेट करना पड़ता है, इस चक्कर में 50% डेप्रिसिएशन बोला है। ठीक है, और कार में 20% बोला है। सो लॉजिकल है, एसेट के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से इन्होंने चेंज किया है। अगर कोई एनी अदर एसेट यानी कि फर्नीचर वगैरह है तो वहां पे आपको एसएलएम मेथड यूज करना है, 10% ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट बोला है। इट मींस हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा या अलग होगा? सेम ही होगा। इज इट क्लियर? पक्का? ओके अच्छा, कैन यू टेल मी, अब यहाँ पे इसको ढंग से सॉल्व करते बच्चों, ये वाला अगर टीवी बेचा और टीवी 2 साल के लिए यूज किया, कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी दी वेरेंटर? ये अपना कैलकुलेशन चेंज करो, मैंने सिंपल रखा था एग्जांपल को, अब आप थोड़ा एक्चुअली बताओ क्या होगा। वेरेंटर बोलो। 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, इस पर डेप्रिसिएशन 10% लो, 2 साल का कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। एसएलएम मेथड यूज करना है तो 20,000 ही माइनस करो, कितना आएगा? 80,000। 80,000 की चीज को सिर्फ 20,000 में सेल किया तो 60,000 का क्या, सॉरी 60,000 का क्या हो जाएगा? पर रिक्विजिट का टैक्सेबल वैल्यू। इज इट क्लियर? हाँ तो क्या हो गया? तो बेच नहीं सकते क्या फर्नीचर को? सेल किया है, सेल। ये यूज अलग है, सेल अलग है। अरे बच्चों बेसिक चीज में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, इधर ध्यान दो सभी लोग। ये दोनों भी अलग अलग चीज का परक्विजिट है। फर्स्ट वाला ब्रांच क्या है? बेचा नहीं है, यूज करने के लिए दिया है। एक चीज बताओ, एम्प्लॉय का फायदा मूवेबल एसेट से कैसे कैसे हो सकता है? या तो यूज करने के लिए दिया है या तो सस्ते में खरीद लिया है। तो अगर यूज करने के लिए दिया है तो उसका हिसाब फर्स्ट ब्रांच से होगा, और अगर बेच दिया है सस्ते में तो सेकंड ब्रांच से होगा। ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन में मत रहो। फर्नीचर दोनों जगह आ सकता है। फर्नीचर अगर यूज करने दिया तो फर्स्ट वाला केस यूज करने का है, और फर्नीचर अगर बेच दिया तो सेकंड वाला केस। वेरी इजी है ना, डिपेंड करता है यूज कर रहा है या बेच रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? समझ में आया क्या? एक और चीज सुनो अच्छे से, यहाँ पे ये जब भी वो बेच रहा है तो हम लोग उसको जितने साल पहले यूज किया है खुद एम्प्लॉयर ने, उतने साल का वेरेंटर माइनस कर रहे हैं। ठीक है, सपोज 2 साल 8 महीने यूज किया तो यहां पे वेरेंटर क्या लिखा है देख लो, ओनली फॉर कंप्लीटेड ईयर्स एंड नॉट पार्ट ऑफ द ईयर। पार्ट ऑफ द ईयर को यहां पे इग्नोर करना है। 2 साल से 8 महीने किया तो 2 साल का ही वेरेंटर माइनस करना है। इज इट क्लियर? चार्ट आपको रेफर करना पड़ेगा, एकदम से लर्न नहीं होगा, बट फिर से रिपीट करो। बोथ दीज ब्रांचेस आर फॉर डिफरेंट परक्विजिट्स। अलग अलग चीजें, यूज अलग, सेल अलग। यूज मतलब एम्प्लॉय ओनर नहीं बना है, यूज कर रहा है सिर्फ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसको एसेट यूज करने मिल गया। और सेल मतलब एम्प्लॉय ओनर बन चुका है उसका, और सस्ते में उसको बेच दिया एम्प्लॉयर ने। परक्विजिट निकालो फिर। समझा? सभी लोग आ जाओ इलस्ट्रेशन 20 पे। आगे के सभी लोग इलस्ट्रेशन 20 पे। बच्चों दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इसमें बहुत कुछ लिखा है, अलग अलग चीजें कैलकुलेट करनी है। बट बिफोर वी डू दैट, कैन यू जस्ट कैलकुलेट अभी जो मूवेबल एसेट का था ये वाला थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो और बताओ क्या करोगे। देख लो, एज पर द स्कीम ऑफ कंपनी ही वाज ऑफर्ड अ कार which was purchased on 31/23 by the company for 5 lakh.
कंपनी हैज रिकवर्ड 2 लाख फ्रॉम हिम फॉर द कार. कंपनी डेप्रिसिएट्स द व्हीकल्स एट रेट ऑफ 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. कंपनी का तरीका अपने को कुछ करना नहीं उससे. ठीक है. कार बेचा है. बेचा है क्या कार? पहले ये बोलो, कार इसने कंपनी ने कब खरीदा था? 30/1/2023. और बेचा कब है? ये देख लो, यहां लिखा है रिटायर हो रहा है वो, जिस दिन रिटायर हुआ है उस दिन बेचा है, ऐसा अजम्पशन है उसका. ठीक है. बोलो बच्चों, 31/1/2026 कितने टाइम हो गया बताओ? कितने साल हो गए? कंप्लीटेड ईयर्स बताओ. हाँ, एग्जैक्ट 3 साल हो रहा है. 3 साल एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, 3 साल और 2 दिन एक्स्ट्रा है. हाँ, इस तारीख से 3 साल खत्म कहां होते हैं? 2026 29 जनवरी 2026 को 3 साल खत्म हो गए. ठीक है, जो भी है 3 साल के ऊपर है क्या? तो हमें 3 साल इसको कंसिडर करके 3 साल का वेरेंटर माइनस करो. कार पे परसेंटेज बोलो कितना है वेरेंटर का? हाँ, कार पे 10 का है. 10 है क्या? 20 है, सॉरी 20 लिखा है. 20% WDV है. तो करो आप 5 लाख माइनस 20%. 3 बार करना है आपको रिड्यूस कर करके. पहले 5 लाख माइनस 20% किया, फिर बैलेंस में वापस माइनस 20%, फिर बैलेंस में फिर से माइनस 20%. WDV कितना रहा? 2,56,000. 2,56,000 की चीज को 2 लाख में बेच दिया. 56,000 का पर विजिट. इज इट क्लियर? अच्छा, बाकी क्वेश्चन में तो कुछ दम नहीं है यार, ये सारे एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी किए. कैन यू टेल मी व्हाट शुड वी डू फॉर दिस एडजस्टमेंट? 1,000 टैक्सेबल, राइट. ठीक है. और ये भी बता दो बच्चों, हिज कलीग्स आल्सो गिफ्टेड हिम टेलीविजन वर्थ 50,000. कलीग से मिला है क्या? तो कौन से एड में आएगा? अदर सोर्सेस में आएगा क्या? ठीक है. अपने को अदर सोर्सेस का पूछा है, क्या पूछा है? अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है. क्या पूछा है? ओके. क्या करोगे टीवी का? पूरा एग्जाम क्यों? 50,000 तक इसलिए. अच्छा, आई विल नॉट कंफ्यूज यू राइट नाउ बच्चों, बट टीवी जो है ना, ये पर्सनल एसेट है, पर्सनल इफेक्ट है. वो एग्जाम ही होता है ऐसे भी. मैं बताता हूं आपको जब आएगा तब, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा. एग्जाम सही आंसर है, इसको छोड़ दो. ओके बच्चों, लेट्स लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. आप लोग एक काम करते हो, एक एक बिट मेरे को बता दो. ग्रेचुइटी बताओ आपका क्या है? ग्रेचुइटी क्या करना चाहिए? नहीं, पहले ये बता दो क्या करना चाहिए, मतलब फॉर्मूला क्या कर रहे हो उसका. पहले ऐड किया, रिटायरमेंट के टाइम पे मिला है ना, और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी में कवर्ड है, तो सेक्शन 10(10)(2) में मिलेगा. 3 चीजों का लिस्ट. अमाउंट रिसीव 20 लाख. फॉर्मूला 15/26 वाला यूज करना है. बताओ. एग्जाम्शन बोल रहे हो? 5,19,231, राइट. करेक्ट. अरे बच्चों सुनो, क्वेश्चन काफी बड़ा है, आंसर मतलब इसका बहुत लंबा चलेगा. थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा बाद में लिखते हैं. समझने जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर. व्हाट इज लेफ्ट बताओ मेरे को. वो तो तुम लोग करते जाओगे ना यार. ठीक है, लिखते इसको. इलस्ट्रेशन 20 का आंसर. कंप्यूटेशन ऑफ
कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है, मतलब सारे हेड्स ऐड करना है। तो सैलरीज जब निकालोगे तब और क्या करोगे? सैलरीज में आप लोग फर्स्ट जो कलर नोट्स का जो फर्स्ट पेज है वो देखो। सैलरीज कैसे निकलता है? हमने अभी तक ग्रॉस सैलरी सीखा है, उसमें से आपको डिडक्शन माइनस करना है। तीन डिडक्शन माइनस होता है क्या? तीन में से यहां पे मेरे ख्याल से एक ही माइनस होगा कंपल्सरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। सैलरी लिखा है यहाँ पे और कुछ बेसिक सैलरी वगैरह लिखा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, सोचो 50,000 याद से माइनस करना है तो आपका नेट सैलरी आएगा, फिर बाकी हेड्स ऐड करके हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, चलो एक काम करो, नहीं तो शाम को लिखते हैं आंसर। आप लोग मेरे को एक एक मिनट बता दो, लीव एनकैशमेंट सॉल्व करके बोलो क्या आएगा। लीव एनकैशमेंट कितना रहा है? लीव एनकैशमेंट कितना रहा है? 2 लाख का एग्जामेशन आ रहा है। हाँ सही है। तो टैक्सेबल कितना होगा? 1,30,000। लीव एनकैशमेंट 1,30,000 शुड बी टैक्सेबल अमाउंट, चेक कर लो। डियरनेस अलाउंस, डीए शुड बी टेकन ओनली इफ इट इज गिवन कि वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। नहीं दिया तो अज्यूम मत करो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो गई, नहीं दिया तो नहीं लेने गए। खुद से अज्यूम मत करो होगा, क्वेश्चन में देते हर जगह दिया है जहां पे भी है। डियरनेस अलाउंस इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी ईयर। आ रहा है क्या? और क्या है इसके अंदर? पेंशन बताओ क्या होगा? डन। क्या आ रहा है आपका? पेंशन बताओ यार, बहुत इजी है। फुल वैल्यू निकालो ना, कंप्यूटेड पेंशन का कितना आ रहा है? 3 लाख का फुल वैल्यू 4,50,000, उसका वन वन थर्ड कर दो, क्योंकि ग्रेचुटी मिला है उसको। 1.5 लाख माइनस हो जाएगा। 1.5 लाख टैक्सेबल, करेक्ट।
और वहां पे कम्यूटेड पेंशन भी है। 5,000 हर महीने मिल रहा है उसको। कितने मंथ्स के लिए मिला है? 2 महीने के लिए, तो 10,000 टैक्सेबल है सीधा। इजी है क्या? सारे एडजस्टमेंट तो बोल ही दिए तुम लोगों ने। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, 8 मार्क। 8 to 10 मार्क्स के लिए आता है ऐसा क्वेश्चन। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस, जितना होता है उतना। ठीक है, राइट ऑन। 7 7 minutes, 6 minutes। Computation of gross total income of Mr. X. Computation of gross total income of Mr. X for AY 26-27. Particulars, make 2 columns. Rupees, rupees. ठीक है, उसमें लिखो कैपिटल ए, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, अंडरलाइन करो पूरा। उसमें नंबर 1, बच्चों कहां से स्टार्ट करोगे? ग्रेचुटी से स्टार्ट नहीं करना है, बहुत इनअप्रोप्रिएट लगेगा। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी, हालांकि क्वेश्चन में एकदम एंड में लिखा है। ठीक है, मान लिखो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी यहां तक ही लोग हैं, देख लो ये इस तारीख को रिटायर हो रहा है ना, तो आपको कितने मंथ्स के लेने हैं बेसिकली? ये कब रिटायर हो गया? 31 जनवरी को रिटायर हो रहा है, तो ऑब्वियसली फरवरी और मार्च का उसको सैलरी कोई क्यों देगा? रिटायरमेंट हो चुका है उसका। थोड़ा केयरफुल रहो, क्वेश्चन में अवेयरनेस चाहिए। 10 मंथ्स का निकालना है, मानिए को 20,000 इंटू 10। आउटर कॉलम में 2 लाख। नंबर 2, ड्यूरनेस अलाउंस। 2 लाख इंटू 50%। 50% लिखा है बेसिक का, 1 लाख। हाँ, अब ये 2 हो गया। अब उसके बाद नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द सीक्वेंस। अब लिखो ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी टैक्सेबल ऐसे लिखो, ब्रैकेट में लिखो नोट 1। आप लोग नए आंसर को फ्रेश पेज से लिखते हो? गुड, तो अभी पूरा पेज ब्लैंक छोड़ दो। पूरा पेज ब्लैंक छोड़ दो। अच्छा, जिसको डाउट आ रहा है थोड़ा ना, नेक्स्ट पेज के 5-6 लाइंस छोड़ दो, और 2 पेजेस छोड़ देंगे, बुक छोड़ दे पूरी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पेज के 5-6 लाइंस ब्लैंक छोड़ दो सेफर साइड, और वहां लिखना। फिर 1.5 पेज छोड़ो एग्जैक्ट, चलो एमयू नोट्स में आ जाएंगे। 1.5 पेज छोड़ दो, 1.5 पेज छोड़ो एग्जैक्ट, और फिर लिखो नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी। ठीक है, ओके। पर्टिकुलर्स एंड मेक 2 कॉलम्स, रुपीज रुपीज। उसमें लिखना नंबर 1। क्या कहां से स्टार्ट करोगे? बेटर थिंग टू डू इज कैलकुलेट सैलरीज फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुइटी। मान लिखो सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुइटी एग्जम्पशन। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुइटी एग्जम्पशन, अंडरलाइन करो पूरा। उसमें लिखो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी सिर्फ बेसिक आएगा ना,
अच्छा इधर डी भी आता है ना, डी तो हाँ कंडीशनल नहीं है यहाँ पे। ओके बेसिक लिखा आपने, बेसिक सैलरी इनर कॉलम में कितना आएगा 20,000। उसके नीचे लिखो डियरनेस अलाउंस, डी वगैरह मत लिखो शॉर्टकट, बहुत पाप लगेगा। डियरनेस अलाउंस कितना है 10,000, एक महीने का निकालना है अपने को। उसके नीचे देयरफॉर टोटल बाहर लेके जाओ 30,000। नेक्स्ट नंबर टू gratuity received at the time of retirement। gratuity received at the time of retirement कितना है 6 लाख आउटर कॉलम में। उसके नीचे नंबर टू लेस, सॉरी नंबर थ्री ना, नंबर थ्री लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(2), लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(2), रोमन नंबर 2, which is least of the following, which is least of the following। पोटैटो अंडरलाइन करो। नंबर वन अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड इनर कॉलम में 6 लाख लिखो। आगे कर सकते क्या तुम लोग, इतने होशियार तो हो, कर लो आगे, कंप्लीट करो पूरा। सीलिंग लिमिट कितना है 20 लाख। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो 15/26 वाला, करो खुद से चलो। बैलेंस क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।